डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्यामाइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी की इस क्लास में सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को डिस्कस करना है, क्या क्या अभी पढ़ना है इस पूरे जो है विषय में। तो जीएस के बेसिस से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आप जानते हैं कि यह शब्दावली के दृष्टिकोण से एनी टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर काफ़ी जटिल हो जाता है हिंदी भाषा में। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो जाता है क्योंकि यह विषय जो है दुनिया के विभिन्न विचारकों द्वारा विकसित है, अर्थात इसमें बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया गया है, बहुत सारी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण से इसके जटिलता यहीं पर बन जाती है। सिर्फ हिंदी भाषा में रहा होता तो चीज़ें जो है हमारी आसान हो जाती हैं। तो जो कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए यह विषय बहुत ही चैलेंजिंग होता है शब्दावलियों की जटिलता के कारण, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि विषय बहुत कठिन, बहुत ही आसान विषय है, बहुत ही व्यवहारिक विषय है। बशर्ते आप जो है कितना पकड़ पा रहे हैं, इसको कितना समझ पा रहे हैं, ये आपके इस शब्दावली के ज्ञान पर निर्भर करेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं आज के इस पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोग जो है अर्थशास्त्र का यानी जो विषय है, इस तो मैंने बता दिया कि अर्थशास्त्र एक विषय है, जबकि अर्थव्यवस्था उसका एक व्यवहारिक पक्ष है जो व्यवहारिक जगत पे कार्य करता है, जबकि अर्थशास्त्र जो अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों विभिन्न पक्षों पर जो है क्या करता है, संकलन करता है। उस पर बहुत सारे स्टडी जो है देता है कि जैसे आप देखेंगे कि माइक्रो माइक्रो इस तरह के व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र, तरह तरह के जो सिद्धांत हैं, सिद्धांतों का संकलन हम लोग को अर्थशास्त्र के विषय के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, जबकि अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक पक्ष है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले इसी पे चर्चा किया, जबकि आप लोगों को लगता होगा कि जो है आपने सिलेबस पे पहले चर्चा नहीं किया। देखो, सिलेबस तभी समझाया जा सकता है जब थोड़ी बहुत शब्दावलियाँ यानी कुछ चीज़ें क्या पढ़ने चल रहे हैं ये थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग जो अगला पढ़ने चल रहे हैं वो होगा अर्थव्यवस्था का संगठन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था या राज्य अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये क्या होता है, अगर जो नए विद्यार्थी हैं, चूंकि ये 2024 का टारगेट करके ये जो है कोर्स आपका चल रहा है, और उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे जो नए विद्यार्थी हैं, नए साथी हैं, उनके लिए इस चैप्टर को हम लोग है कवर करेंगे। फिर अर्थव्यवस्था के राज्य की क्या भूमिका होती है, फिर अर्थव्यवस्था के उत्पादन के क्या क्या क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं, इन सबको एक लेक्चर में हम जो है आपसे कवर करेंगे। फिर जो अगला चैप्टर हमारा होगा वो होगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है, पहले से भी इसमें बहुत सारे सवाल आते रहे हैं, अभी भी जो है कवर करते रहता है। तो ये इसकी अवधारणा है, इसके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय का जो है वो है क्या, ये जीडीपी क्या होता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर किसी शब्दावली पर चर्चा होती है तो वह थी जीडीपी। तो अगर हम लोग इस जीडीपी को, एनडीपी को, जीएनपी को, एनएनपी को, इन सारे टर्मिनोलॉजी को अगर हम लोग समझ लेते हैं, फिर हमको ये समझना होगा कि इनकी गणना किससे की जाती है, किस विधियों का प्रयोग किया जाता है, वास्तव में राष्ट्रीय आय क्या है, वास्तविक रूप में जीडीपी क्या होती है। यह जीडीपी जो है सही मायने में आय व्यय विधि और उत्पादन विधियों पर, तीनों स्तरों पर जब गणना करते हैं तो कौन सी विधि का जो डाटा होता है सबसे बेहतर माना जाता है। तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद राष्ट्रीय आय के लेखा के आधार पर विधि में संशोधन 2017-18 के राष्ट्रीय आय। तो आप देखो, जो हमारा जो वित्तीय वर्ष होगा 2023-24 का, 24-25 का, उस वित्तीय वर्ष में जो, तो ये करंट पे भी काफ़ी चीज़ें बेसिस है, तो उसको उसमें देंगे। फिर जो सबसे बड़ा टर्मिनोलॉजी है, इसको लेकर के ही सारी इकोनॉमी चलती है कि कितना आर्थिक विकास हुआ। तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि और खुशहाली, हैप्पीनेस, ये तीनों जो है टर्मिनोलॉजी जो है, तीनों सौ जो शब्दावलियां हैं, इन पर हम लोगों को बहुत ही विशेष तौर पे चर्चा करना है। ये पूरा आपका एक चैप्टर होगा जिस पर हम लोग बातें करेंगे। फिर इसके बाद है अर्थव्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ,
ना, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, फिर प्राथमिक चालक बल या कृषि कैसे डेवलप हुई, फिर टेक्नोलॉजी आई, फिर किस तरह से उद्योगों का विकास हुआ, औद्योगिकरण हुआ, और नए नए जो नवाचार हो रहे हैं उनसे अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ना उस पर रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, बेरोजगारी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी बातों पर हम लोग यहाँ पे चल। फिर आर्थिक नियोजन किसी भी सरकार का, किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख पक्ष होता है, क्योंकि यही से हम लोग योजनाओं का निर्धारण करते हैं कि कौन सी योजना कितने वर्षों तक चलानी है, और अर्थव्यवस्था के किन किन क्षेत्रों का किस तरह से कितनी पूंजी में किस योजना के माध्यम से डेवलपमेंट करना है। जैसे आप देखेंगे कि भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चल रही है स्वास्थ्य क्षेत्र में, जैसे आपका जो योजना चल रही है आयुष्मान योजना है आपका, फिर आपका जैसे राष्ट्रीय पेयजल मिशन है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, तो आपका शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान है। तो अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में जब आप अर्थ क्षेत्र, जैसे क्षेत्र को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। उन क्षेत्रों में किन किन आयाम में किन किन मदों में किस तरह की योजनाएं चलानी है, उसको किस तरह से डेवलप करना है, ये आर्थिक नियोजन का कार्य है। इसको हम लोग समझेंगे। फिर भारत में जो आर्थिक नियोजन हुआ है, उसका जो इतिहास रहा है, कौन कौन सी योजनाएं चली हुई हैं, क्योंकि कभी कभार आपसे देखो जो डेट पूछ लिया जाता है ना, जैसे यूपीपीएससी का है, तो वहां पर जो पुरानी योजनाएं उनके बारे में डेट पूछ लिया योजना। हाँ, फिर जो उससे रिलेटेड जो संगठन है, तो अब आपका वित्त आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, केंद्रीय नियोजन, ये सब चीजों को हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो है समावेशी विकास क्या होता है, संसाधनों का संगठन कैसे करते हैं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, राज्य क्षेत्र की योजनाएं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं तो भाई ऑल स्टेट पीसीएस के लिए जरूरी है। अब जिस तरह का बैच होगा उस स्टेट की आपकी योजनाएं पढ़ाई जाएंगी। फिर इसके बाद जो है नीति आयोग, चूंकि उसमें नवगठित था 1 जनवरी 2015 को, अब नीति आयोग का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपके समझ में आना चाहिए। नीति आयोग का कार्य कैसे करता है ना, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये तमाम जो है मुद्दे इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो अगला चैप्टर हमारा होगा वह होगा आर्थिक सुधार, इकोनॉमिकल रिफॉर्म। अब देखो आर्थिक सुधार, जैसे भारत जब आजाद हुआ तो एक कृषि प्रधान देश था, कृषि अर्थव्यवस्था थी। फिर किस तरह से योजनाओं के माध्यम से हम लोग लगातार आर्थिक सुधार किए, जैसे कृषि में हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे, हमारा खाद्यान्न में आत्मनिर्भर देश नहीं था। फिर किस तरह से उसमें योजनाएं आई, कैसे हरित क्रांति हुआ, फिर विभिन्न जो औद्योगिक क्षेत्रों में, आपका सर्विस सेक्टर में, फिर आपका देख रहे हैं उदारीकरण हुआ है, निजीकरण का दौर जिस समय तेजी से चल रहा है, वैश्वीकरण है, ये तमाम तरह के जो आर्थिक सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए हैं, इन सभी बातों को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोग के जो प्रीलिम्स का जो यूपीएससी का पैटर्न है, जो कि कंसेप्चुअल सवाल पूछने का, 4 5 3 जो तथ्यों के आधार पर सवाल पूछने का कि कौन सा सही कौन सा गलत है, इन सब का जब तक हम एक बेसिक कंसेप्ट से लेकर के सारी बातों को समझने का कार्य नहीं करेंगे, तब तक उस तरह के सवालों को हम लोग को कवर करने का प्रयास जो है विफल रहेगा। तो ये जो है आशा करता हूँ कि हिंदी मीडियम में आपको बेहतर करने का मेरा प्रयास रहेगा। मेरे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो जरूर जो है आपका कल्याण होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मुद्रास्फीति व्यापार चक्र, इन्फ्लेशन की चर्चा आप देखते हैं आए दिन करंट अफेयर्स में होता रहता है, न्यूज में आता रहता है कि इन्फ्लेशन क्या है ना, और ये महंगाई कैसे बढ़ती है, महंगाई को नियंत्रित कौन करता है, सरकार इसको नियंत्रित कितने माध्यमों से कर सकती है, क्या क्या जो है सरकार के कदम होते हैं ना इस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, कौन सी बेसिक गुड्स हैं जिनको जो है सरकार लगातार ध्यान देती है कि ये महंगाई के दायरे से ज़्यादा इनकी महंगाई ना बढ़ने पाए। बेसिक गुड्स जो मूलभूत जो है भोजन के वस्तुएं हैं उनको हम लोग इसमें शामिल करते हैं, कैसे शामिल करते हैं, ये तमाम बातों, मुद्रास्फीति होती कितने प्रकार की है, ये बढ़ती कैसे है, किन किन कारणों से, इस तमाम चीज़ों को हम लोग समझने का काम करेंगे। और इसमें जो फिलिप्स वक्र है
ये काफी सवालों में पूछा जाता है फिलिक्स वर्ब किससे रिलेटेड है, इसको भी हम लोग समझने का कार्य करेंगे। फिर उसके बाद जो है मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पर, अगर ये महंगाई बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था पर डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डिमांड प्रभावित होगी कि डिमांड जो है सकारात्मक रूप में जाएगी कि नकारात्मक रूप में जाएगी, इन तमाम बातों पर हम लोग जो है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मुद्रास्फीति का व्यक्ति के आय पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्यय पे क्या प्रभाव पड़ता है, आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है, निर्यात पे क्या प्रभाव पड़ता है, व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ता है, रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ता है, व्यय पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब मुद्दों को हम लोग देखेंगे। फिर भारत में स्पेशली मुद्रास्फीति कैसे गणना की जाती है, इन सब चीजों को यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। फिर हम लोग दूसरा जो इसी का अपोजिट एक शब्दावली का प्रयोग होता है डिप्रेशन, मंदी, क्योंकि इन्फ्लेशन जहाँ कहीं कहीं छोटे अगर स्तर पे है, बहुत बड़ी इकाई में नहीं है, दो मान लीजिए इन्फ्लेशन किसी अर्थव्यवस्था में 2 से 3% है, तो इस स्थिति में जो आर्थिक विकास की गति होती है वो अर्थशास्त्रियों का मानना होता है कि तीव्र गति से होगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जब डिप्रेशन आता है इकोनॉमी में, मंदी का दौर जब आता है, तो उस समय अर्थव्यवस्था के पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि नोटबंदी के समय में या लॉकडाउन के समय में अर्थव्यवस्था में घोर मंदी का सामना करना पड़ा, और ये केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ ऐसा हुआ। तो ये सब पर क्या जीवन पे प्रभाव पड़ता है, इन सब सारी बातों को हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर किस तरह से सवाल आते हैं ये भी बातें करेंगे। कृषि एवं खाद्य प्रबंधन, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है आपका प्रोडक्शन सेक्टर का बहुत बड़ा प्राइमरी सेक्टर का है, आधार है अर्थव्यवस्था का। इस प्राइमरी सेक्टर में जो है कितने प्रकार की फसलें होती हैं उनके बारे में जानना, फिर कि भारत के किन राज्यों में किस तरह की फसलें होती हैं, उनका उत्पादन कैसे करते हैं, क्या क्या सुधार हुए हैं अभी तक कृषि के क्षेत्र में, क्या उनको जरूरत है, इन तमाम बातों की चर्चा हम लोग इस पर करेंगे। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि हर चैप्टर का जैसे जैसे कंप्लीट होगा उस पर कम से कम मेरा 100 सवाल पे प्रैक्टिस कराने का पूरा प्रयास रहेगा आपका, कि अधिक से अधिक हम लोग सवालों को फेस करें, नए नए सवालों को फेस करें, क्या क्या उसमें बन सकता है, इन तमाम बातों को हम लोग इसमें जो है क्लियर करने का मेरा प्रयास रहेगा। फिर उसके बाद जो है कृषि में जो है जो औद्योगिकरण हुआ या फिर नई नई तकनीकी आई, उनके क्या प्रभाव पड़े। अब देखो ये जो चैप्टर है, यह चैप्टर हमारा निबंध के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप यूपी कमीशन का ये निबंध का एक पूरा ये चैप्टर ही रहता है कि इससे रिलेटेड एक निबंध वहां का आता रहता है। यूपीएससी में भी ये बहुत महत्वपूर्ण बेसिक चीज है। जैसे कृषक आंदोलन जब चले तो उन आंदोलनों को लेकर के निबंध जो है काफी आयोगों में देखने को मिले। तो ये बिल्कुल करंट बेस्ड स्टडी है, लेकिन एक बार बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होता है तब तक आप करंट को भी आप कवर नहीं कर पाते हैं। फिर इसके बाद जो है हम लोग इसमें विश्व व्यापार संगठन जितने हैं कृषि से रिलेटेड या फिर औद्योगिकरण से रिलेटेड, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आपका 2013 में आया, उसको पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर उसके तहत क्या अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ रहा है, कैसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कितने लोगों को, किस तरह के लोगों को उसमें शामिल किया गया है, इन तमाम बातों को हम लोग उसमें समझने के। फिर उद्योग विनिर्माण, भारत में औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है आजादी के बाद किस तरह से शुरू हुई, कितनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है आर्थिक सुधार की, कब कब आई पॉलिसी, उस पॉलिसी में क्या क्या प्रावधान किए गए, उस पॉलिसी का हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या क्या प्रभाव पड़ा, इन तमाम जो है चीजों को हम लोगों को कवर करना है। फिर वर्तमान में क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रही है और उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन जो है बातों को भी हम लोगों को हमेशा करंट से भी कवर करना पड़ेगा। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जैसे 1991 की है, ये काफी प्रसिद्ध रही है, तो इसको अलग से कवर करना होता है। विनिवेश पर बात करनी है। फिर जो है एफडीआई आपका है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, ये कैसे आता है, क्या है ये। फिर 2015 में जैसे मेक इन इंडिया आया, स्टार्टअप का जो है कॉन्सेप्ट आया, इस सब चीजों को हम लोगों को अच्छा से समझना है। फिर उसके बाद जो है सर्विस सेक्टर का, जैसे बैंकिंग है आपका, परिवहन है आपका, व्यापार है आपका, रियल इस्टेट है आपका, ये सर्विस सेक्टर अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र को भी अच्छे तरीके से हम लोग को, जैसे शिक्षा है आपका, है ना, ऊर्जा का क्षेत्र है,
ये सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। ये आपको पहले ही लेक्चर में हमने बताया। अब इसको डिटेल में डाटा के अनुसार जिस तरह से एग्जाम में सवाल आते हैं उस तरह से हम लोगों को इसमें समझना है। भारत में वित्तीय बाजार जो फाइनेंशियल मार्केट है, अर्थात भारत में जो पूंजी का कलेक्ट करने का जो साधन है उसे हम लोग वित्तीय बाजार के रूप में जानते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट आपका है। हाँ, और भी जो मद है जैसे ऋण है, आप किसी तरह से म्यूचुअल फंड से या फिर आप बैंकों के माध्यम से किस तरह से पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं किसी भी उद्योग के लिए, किसी भी व्यापार के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए। इस तमाम जो है चीजों को इसी वित्तीय बाजार के तहत हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो है भारत में बैंकिंग का क्या सिस्टम है, बैंकों का गठन कैसे हुआ, भारत में बैंकों का इतिहास क्या रहा है, फिर बैंकों की क्या पॉलिसी है, जैसे जो केंद्रीय बैंक आपका है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, वो मॉनेटरी पॉलिसी काम कैसे करती है। उस मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे बहुत सारे आपने पढ़ा होगा, सीआरआर, एसएलआर, बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बेस रेट, ये सब जो दर आप आए दिन न्यूज में, करंट के मैगजीन में देखते हैं, इन दरों के बढ़ने घटने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या आरबीआई जो है महंगाई को नियंत्रित करने का इस माध्यमों का इस्तेमाल करती है, महंगाई नियंत्रित करने के लिए कैसे करती है, इन चीजों को हमको बहुत ही बेसिक तरीके से समझना है और इतना अच्छे से समझना है कि हमारे यूपीएससी के एक भी सवाल यहाँ से छूटने नहीं पाएंगे। तो जितना ही आप इसको अपनी व्यवहारिक शब्दावली से समझने का प्रयास करेंगे उतना ही अच्छे से आप सवालों को हल कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो है बैंकों का डेवलपमेंट कैसे किया गया भारत में, ग्रामीण बैंकों का कैसे विकास हुआ, फिर ग्रामीण बैंकों के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, वहां पर ऋण की प्रक्रिया क्या आसान हुई कि नहीं हुई, क्या वहां पर के नए व्यवसाय डेवलप हो पाए कि नहीं हो पाए, और इस तरह क्षेत्र की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का क्या लक्ष्य है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हुआ, कहाँ तक हो पाया, ये हमारे मेंस और प्री के दोनों के बेसिस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है हम लोग इसमें और भी चीजें, जैसे चिटफंड का नाम सुने होंगे आप, एटीएम वगैरह का नाम सुने हैं, वित्तीय समावेशन, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना का वित्तीय समावेशन का बहुत बड़ी योजना थी, मुद्रा बैंक है, स्वर्ण निवेश योजना है, ये स्वर्ण बॉन्ड वगैरह क्या होते हैं, सब इसी में आते हैं। फिर सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा सेक्टर है बीमा का क्षेत्र, बीमा का डेवलपमेंट भारत में क्यों हुआ, बीमा उद्योग कैसे विकसित हुआ, कौन कौन सी कंपनियां इसमें काम कर रही हैं, कैसे किस तरह के बीमा भारत में दिए जा रहे हैं, उसके भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर इसके डाटा पर हम लोग एनालिसिस करेंगे, तब जाकर के ये चैप्टर आपका कवर होगा। फिर भारत में प्रतिभूति बाजार क्या है, सिक्योरिटी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है जैसे है ना, सेबी है, इसका नियामक है, इन सब चीजों को हम लोगों को इसमें कवर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर इस सब चीजों को समझ जाते हैं तो अर्थव्यवस्था की बेहतर समझ आपके अंदर हो जाती है, तब आप किसी भी सरकार की किसी भी योजना की समीक्षा करने में आप सक्षम होते हैं। फिर भारत का वैदेशिक क्षेत्र क्या है, भारत का मतलब हमारा जो निर्यात है, आयात है, वह कैसा है। फिर विदेशी मुद्रा के भंडार की क्या स्थिति है, हमारा विदेशी मुद्रा हमारा लगातार जा रही है कि आ रही है, कितना स्थिति कैसी है, ऋण की स्थिति भारत की क्या है, इन चीजों को हम लोग जो है इसमें कवर करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग आरोप लगाते रहते हैं कि ये ऋण हो गया, ये हो गया। तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग, हम लोग जब सिविल एस्पिरेंट हैं, हमको जो है एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है और देश के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के पद पर जाना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, तो हम लोगों को इसकी जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए। बेसिक से लेकर के इस थोड़ा सा सामान्य से ऊपर तक की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो अगला चैप्टर, इसमें व्यापार नीति क्या है, व्यापार नीति कब कब बदलाव हुए हैं, क्या क्या उसमें सुधार हुए हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ा है, ये सब सारी बातों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर भारत में आर्थिक संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत पर इसका क्या प्रभाव है, भारत उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से क्या क्या लाभ उठा पाते हैं, जैसे विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, आपका वर्ल्ड WTO है, इन सब का गठन कैसे हुआ, ये कार्य कैसे करते हैं, दुनिया पर इनका क्या प्रभाव है, ये सब चीजों को समझना। फिर भारत में जो टैक्सेशन है ना, भारत में कर संरचना टैक्सेशन है, वो कितने प्रकार का होता है और किस किस तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, उनका कलेक्शन की क्या स्थिति है, और
इसके अतिरिक्त भारत सरकार किस तरह से पूंजी का प्रबंधन करती है, इसके बारे में हम लोग इसके माध्यम से समझेंगे। भारत में लोक वित्त क्या है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जो कि किसी इसी पर पूरा बजट आपका चलता है, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर अगर क्लियर हो गया तो बजट जो हर साल आता है उस बजट को हम अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। बजट में कितनी चीजें बदलाव हुई, उस बजट का क्या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, इसका भी मूल्यांकन हम करने में सक्षम हो जाते हैं। फिर हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं राजकोषीय नीति क्या होती है ना, और ये किसी भी सरकार के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होती है, फिर बजट के कितने प्रकार होते हैं, जो बजट का पूरा बेसिक चीजें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्तमान चल रहा है, जलवायु परिवर्तन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दुनिया के इसमें बहुत बड़ी अवधारणा चल रही है, क्योंकि किसी भी देश के आर्थिक विकास में जो सबसे बड़ी चुनौती है कि भविष्य के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उन संसाधनों का संरक्षण करके आर्थिक विकास करना, अर्थात पर्यावरण संरक्षण भी, इसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संपोषणी विकास कहते हैं। ये दुनिया में जितने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, तो देखो यहाँ पर इन्वायरमेंट और इकोनॉमी से वो रिलेशन है, जिसको हमको यहाँ पर समझना है इस चैप्टर के अंतर्गत। फिर हम लोग जो है भारत में मानव विकास किस तरह से हुआ, जो SDR है या SDI है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, उस इंडेक्स में भारत में क्या सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो उसके मानक हैं उन मानकों पर क्या भारतीय अर्थव्यवस्था काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इन चीज़ों को हमको समझना है। फिर भारत की जो आर्थिक सामाजिक समस्याएं हैं उनको समझना है कि क्या समस्याएं हैं और उस समस्याओं का निदान हम लोग कैसे करने में सक्षम है। फिर आर्थिक अवधारणाएं और शब्दावलियां, ये बहुत बड़ा चैप्टर होगा, और इसको हम देखिए कोशिश करेंगे कि पहले हम इसी को समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जो चैप्टर को पहले कवर करना जरूरी होता है, अर्थव्यवस्था के बारे में एक अच्छी समझ हो जाए, तब हम उसके बाद टर्मिनोलॉजी पर आएंगे, तब एक एक चैप्टर को हम लोग कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पर हमने जो आपकी सिविल सर्विसेज की जो सबसे फेमस बुक है रमेश सिंह की, उसको कवर करेंगे। बाकी और इंग्लिश मीडियम की अच्छी अच्छी बुकें हैं वहाँ पर लाएंगे, आपको उनको सब समेट करके आपको हिंदी मीडियम में सारे मैटर देने का प्रयास रहेगा मेरा। तो टर्मिनोलॉजी तो बहुत बड़ा चैप्टर है, आप देख रहे हैं कि ये पूरा शब्दावलियों का ही संग्रह है। इन सब चीज़ों को हम लोग को नए नए शब्द हैं अर्थव्यवस्था के, सबको समझना है, जो तत्काल में आए हुए हैं, जो पहले के हैं, क्योंकि शब्द कभी कभार इतना, मैंने बताया ना कि आपको इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत आती है, नए नए शब्द का जुड़ना इसमें लाजमी है, क्योंकि दुनिया में इसमें हमेशा नए नए रिसर्च होते रहते हैं और उन अनुसंधानों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अर्थव्यवस्था का एक बेहतरीन जो है आपका ये बैच स्पेशली जो है इसको आप परचेज भी कर पाएंगे, जल्दी मैं इसको अनाउंस करूंगा आपका, और मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस में है, और जैसे ही वो तैयार हो जाता है आपको पूरा डिटेल हम बताएंगे कि बहुत ही इतने रियायत चीज़ें होंगी कि मेरा कोई भी विद्यार्थी छूटने नहीं पाएगा, इसको लेकर के आप निश्चिंत रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप जो है इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग लगातार एक दूसरे का सहयोग बनाए रखते हुए अपना काम करते रहेंगे, और बेहतर से बेहतर करने का आपके साथ सहयोग बना रहे। फिर आपसे जल्द ही एक लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।